साथियों नमस्कार। मैं एस.डी. मीणा रेलवे सर्विस गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीव रूल की। तो छुट्टी के क्या क्या नियम रेलवे ने बनाए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये छुट्टी के नियम इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में चैप्टर 5 में लिखे हुए हैं। भारत सरकार ने इंडियन रेलवे में कायदे कानून जो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश मैनुअल और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड में लिखे हुए हैं। तो ये कोड के वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है, चैप्टर 5 है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, तो जिनके ऊपर हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपसे बात करेंगे। तो लीव रूल छुट्टी का नियम जो है 1 फरवरी 1949 में लागू हुआ था। तो ये नियम उनके लिए है जो रेलवे में 1 फरवरी 1949 के बाद आए हैं। तो अभी तो कोई उस समय का आदमी तो होगा नहीं, इसका मतलब अब सब पे ये रूल लगते हैं। देखो, रूल के बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो हमको अपने आप को एक पावर मिलता है, एम्पावरमेंट मिलता है। हम जानते हैं कि रूल ये है, ये हमारा राइट है और हमें होना चाहिए, या काम को कानून से करने के लिए एक पावर मिल सकती होती है कि नहीं ये कानून है और हमें इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको पहले डीआर का भी पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। अब रूल के लिए हम बात करेंगे कि हम अगर रूल को जानते हो तो किसी से बात करनी हो तो एक दम से कर सकते हैं। अब रूल ही पता नहीं है और मालूम चले कि हम बात करने जा रहे हो गलत काम कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम में 1 में चैप्टर 5 के पैरा 503 में ये लिखा हुआ है कि आप छुट्टी को दावे के रूप में, राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। जो कंपटेंट ऑथोरिटी है, कंपटेंट ऑथोरिटी में बहुत जगह अपने इस वीडियो में यूज करूंगा। तो कंपटेंट ऑथोरिटी का मतलब समझना, जो छुट्टी स्वीकृत कर सकता हो वो अधिकारी, वो सुपरवाइजर भी हो सकता है, वो ऑफिसर्स भी हो सकता है, लेकिन जो छुट्टी आपका सैंक्शन कर सकता है दैट इज कॉल्ड कंपटेंट ऑथोरिटी इन दिस वीडियो। तो छुट्टी दावे के रूप में आप नहीं कर सकते, मतलब आपको छुट्टी सैंक्शन भी की जा सकती है, छुट्टी रिग्रेट भी की जा सकती है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, और छुट्टी अगर सैंक्शन है और रेलवे को जरूरत है तो उसको रद्द भी की जा सकती है, आपको वापस बुलाया जा सकता है। जैसा कि एक बार मैंने बहुत पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो अपने वीडियो में ये बात बताई थी कि आपको छुट्टी पे वापस बुलाया जा सकता है। अगर आप छुट्टी पे गए हैं, अगर आप छुट्टी पे गए हैं तो आपको छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है। इसके बारे में एक बात और है कि काइंड ऑफ लीव, आपने किस ढंग की छुट्टी मांगी है, इसका स्वरूप जो है सैंक्शन ऑथोरिटी, कंपटेंट ऑथोरिटी चेंज नहीं कर सकता है। मान लो आपने एलएपी मांगी है तो वो एलएपी मिलेगी, सीएल मांगी है तो सीएल ही मिलेगी। कभी होता है कि आपने एलएपी मांगी या सीएल काट दिया, सीएल मांगे तो एलएपी, ये कंपटेंट ऑथोरिटी की पावर नहीं है। हाँ, कर्मचारी अगर लिखित में अनुरोध करें कि मैंने ये एलएपी मांगी थी इसको सीएल कर दे, या सीएल मांगी थी इसको एलएपी करे, तो वो स्वरूप चेंज हो सकता है कर्मचारी के लिखित आवेदन पर। लेकिन कंपटेंट ऑथोरिटी की ये पावर नहीं है कि उसका स्वरूप चेंज कर दें। अब रेलवे बोर्ड ने ये भी बोला है कि मैंने जैसे बताया कि छुट्टी आपका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, आपको स्वीकृत हो सकती है और स्वीकृत नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपटेंट ऑथोरिटी है उसके हाथ में पूरा यही आ गया कि मेरी मर्जी हो उसको मैं सैंक्शन करूं, मेरी मर्जी हो उसको नहीं करूं, ये भी नहीं है। रेलवे बोर्ड ने बोला ठीक है,
ये हमने बोला है कर्मचारी का ये राइट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दिया ही नहीं जाएगा छुट्टी। छुट्टी देने का मतलब ये होता है कि कर्मचारी, ये सब रूल में लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर 5 को अगर आप खोलेंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है कि छुट्टी कर्मचारी को एक इंटरवल के बाद देते रहना चाहिए, जिससे कि वो तरोताजा होके उसके घर के काम करेगा, उसको मानसिक शांति मिलेगी, तो वो एक फ्रेश होके ड्यूटी पे वापस आएगा। और जब आदमी रिफ्रेश होके ड्यूटी पे वापस आता है तो नौकरी को अच्छे से करता है। तो छुट्टी को एक इंटरवल पे देते रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि छुट्टी उसको देना ही नहीं है, नामंजूर करते रहे। अब इसके लिए भी रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन दिया है। देखो किस प्रकार की छुट्टियां हैं इनको हम बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक छुट्टी के पीछे क्या लॉजिक है सैंक्शन करने के पीछे, आज के वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो छुट्टी किस प्रकार से देनी चाहिए, तो छुट्टी ये देखना है कि किसके काम की क्या प्राथमिकता है, किसी आदमी का कितना अर्जेंट काम है, इस बात को ध्यान रखना है। किसी की डेथ केस हो गई है, किसी की खुद की शादी है, किसी की बहन की शादी है, तो उसकी प्राथमिकता क्या है इसको देखेंगे। छुट्टी सैंक्शन करते हुए इस समय ये ध्यान रखेंगे कि कर्मचारियों की उपलब्धता कैसे रहेगी, कि कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपस्थित तो रहेंगे और रेलवे की कार्य में कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो इसको एक चरणबद्ध तरीके से छुट्टी सैंक्शन करनी चाहिए। ये जो है कंपीटेंट अथॉरिटी है जो छुट्टी सैंक्शन करता है, उसको देखना है। अब छुट्टी के लिए कर्मचारी आवेदन करेगा, 511 पैरा में लिखा हुआ है कि छुट्टी के लिए कर्मचारी को आवेदन करना होता है, बिना आवेदन किए कोई छुट्टी सैंक्शन नहीं करता। अब आजकल तो HRMS बना दिया है कि आपको HRMS पे अप्लाई करनी है। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे रखनी है, तो आपको ये देखना है कि लोक हित में छुट्टी जब हम मंजूर करते हैं, लोक हित में कोई नुकसान नहीं हो। तो कुछ ऑफिस तो ऐसे हैं जिनको छुट्टी देने में कोई इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ छुट्टी देना बहुत मुश्किल होता है, या रेलवे की ट्रेन मूवमेंट पर डायरेक्ट असर करता है। अभी बहुत से लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर अगर छुट्टी मांगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, सबको दे देंगे। तो सबको अगर नहीं दी जा सकती, जिनसे ट्रेन मूवमेंट पर असर पड़ता है, पब्लिक इंटरेस्ट पर असर पड़ता है, तो उसको छुट्टी किस ढंग से करनी चाहिए, ये पैरा 512 में लिखा है। उसमें बताया हुआ है कि आपको छुट्टी स्वीकृत करने के लिए किस ढंग से, किस चरणबद्ध तरीके से आपको देना है। तो इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि ऐसे कर्मचारी को छुट्टी देने में प्राथमिकता देनी चाहिए कि जिसको आसानी से स्पेयर कर सकते हैं। ट्रेन मूवमेंट से तो जुड़ा है, लेकिन हम अगर छुट्टी दे रहे हैं तो उसको स्पेयर किया जा सकता है। उसके जाने से ट्रेन मूवमेंट को कम असर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा, हम उसका अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर ये मांगना है कि उसने जो छुट्टी मांगी है वो उसके अकाउंट में कितनी है। अब कोई कर्मचारी छुट्टी मांग रहा है, मान लो CL मांगी है और अकाउंट में CL नहीं है, और एक दूसरे ने CL मांगी उसके अकाउंट में है। एक कर्मचारी ने LAP मांगी है, उसके अकाउंट में 50 ही, और एक कर्मचारी ने LAP मांगी है, उसके अकाउंट में 200 है, 250 है, इसका मतलब वो छुट्टी कम ले रहा है। जो 50 जिसके बैलेंस में वो छुट्टी निरंतर जा रहा है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि उसके अकाउंट में छुट्टी कितनी है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है कि पिछली उसने छुट्टी लिया था और उसके बाद अब आ रहा है और छुट्टी मांग रहा है, तो इस बीच में उसने कितनी नौकरी किया है, इसका ध्यान रखना। मालूम चले कि एक आदमी हर 15, 20, 25 दिन बाद छुट्टी मांग रहा है, एक आदमी 5 महीने बाद छुट्टी मांग रहा है। तो जो 5 महीने बाद छुट्टी मांग रहा है उसको तो छुट्टी देनी चाहिए। जो हर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में छुट्टी जाता है उसको प्रायोरिटी फिर नहीं मिलनी चाहिए। छुट्टी देने की अगर प्रॉब्लम आ गई तो जो आदमी पिछली छुट्टी से लेके और अब छुट्टी मांग रहा, उसके बीच में कितना गैप है, उसने रेलवे का कितना काम किया है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले किसी को छुट्टी स्वीकृत कर दी थी और उसको रद्द करके वापस बुला लिया,
तो उसको भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो छुट्टी गया था अपने काम से और कैंसिल कर दिया और वो अपने घर से वापस आ गया। या पहले किसी ने छुट्टी मांगी थी और छुट्टी उस समय की पोजीशन के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में उसको सैंक्शन नहीं किया, अब वो बाद में मांग रहा है, उसको भी देनी चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जो प्रायोरिटी पे रख के लोगों को सैंक्शन करनी चाहिए। तो जिनसे पब्लिक इंटरेस्ट में गाड़ी चलाते हैं, हम यह बोल सकते हैं ट्रेन मूवमेंट में असर पड़ता है, तो ऐसे लोगों को छुट्टी देने के लिए इस ढंग से छुट्टी देनी चाहिए। लोग बहुत से बोलते रहते हैं मेरे से, यार वो आदमी तो हर महीने छुट्टी जाता है, मुझे तो छुट्टी मिलती नहीं है। तो आप अपने अधिकार को जान के लड़ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं ऊपरी अधिकारियों से कि एक आदमी को आप बार बार छुट्टी दे रहे हो, मैं 4 महीने 5 महीने में छुट्टी मांगता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं दी जा रही है। तो ये गलत बात होती है। नियम ये भी है, जब आप छुट्टी सैंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, पहले जब लिखित में अप्लाई करते थे, जो फॉर्म था, हालांकि उसको कोई फॉलो नहीं करता था, लेकिन डीलिंग क्लर्क आपके बैलेंस में कितनी छुट्टी है ये कंपटेंट अथॉरिटी जो छुट्टी स्वीकृत करता है उस अधिकारी को बताता है कि इसके बैलेंस में इतनी छुट्टी है। अब आपने सीएल मांगी, सीएल बैलेंस में नहीं है, एलएपी मांगी, एलएपी बैलेंस में नहीं है, तो कहां से छुट्टी सैंक्शन होगी? तो ये एप्लीकेशन पे लिखनी पड़ती थी डीलिंग क्लर्क को, और कर्मचारी को भी बताते हैं कि भाई आपके बैलेंस में इतनी छुट्टी है, और उसी हिसाब से छुट्टी मांगते हैं। छुट्टी बैलेंस में नहीं है तो कैसे मिलेगा? एक चीज और उसमें लिखी है, इसका पालन हिंदुस्तान की रेलवे में शायद कहीं होता नहीं होगा, और होता है तो बहुत अच्छी बात है, कि रेलवे ने बोला है कि समय को बचाने के लिए, लोगों की परेशानी बचाने के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कुछ खर्च भी कम होते हैं, कि कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर निकालने चाहिए। कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर ये एक नई चीज आप सुन रहे होंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए, और चाहे तो कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करें। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा जब कर्मचारी छुट्टी का आवेदन करते हैं तो एक साथ छुट्टी के ऑर्डर निकालने चाहिए। अब ये कहां संभव है? जहां एक जगह बहुत से लोग एक यूनिट में काम करते हो। जैसा अब दीपावली आएगी, 2 महीने पहले हम छुट्टी के लिए सोचते हैं, तो रिजर्वेशन तो एडवांस में करवा लेते हैं ना ट्रेन में, तो छुट्टी के लिए भी तो सोचते हैं, जब रिजर्वेशन करवाए तो ट्रेन में, तो छुट्टी भी तो मांगेंगे। तो कर्मचारी जहां पहले आवेदन कर सकते हो और पोजीशन इस हिसाब से है कि हाँ हम उनको छुट्टी स्वीकृत कर सकते हो, तो रूल बोलता है कि एग्जाम्पल के साथ है, मान लो इस महीने की 15 तारीख, ये जून है, एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट कोड में दिया है मार्च का कि 15 मार्च है, तो 15 मार्च को उन कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत कर दो जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जाने के लिए आवेदन किया है। मतलब 15 दिन पहले एक कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर निकाल के बता देना चाहिए कर्मचारी को कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है या अस्वीकृत है। और अगले महीने की 5 तारीख को, मान लो अप्रैल मैंने बोला, ये हमने अप्रैल का एग्जाम्पल दिया, तो 5 अप्रैल को कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर निकाल दें कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में इन कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इससे सबको एडवांस से मालूम चल जाएगा कि हमारी छुट्टी सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है, उस हिसाब से आदमी अपना प्लान बना लेगा। लेकिन ज्यादातर शिकायत ये मिलती है कि जिस दिन छुट्टी शुरू हो रही है उस दिन तक भी उसे नहीं बताया जाता, कर्मचारी को एक दिन पहले तो बताया नहीं जाता है, और उसका जिस गाड़ी में रिजर्वेशन है वो गाड़ी जब चली जाती है उसके बाद बोलते हैं कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है। तो ये नियम के खिलाफ है, ये ठीक नहीं है। तो ये कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर निकालने का प्रोविजन है। अब कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर कहाँ लागू नहीं होगा? मतलब वो रेल सेवक और छुट्टी सैंक्शन करने वाले कंपटेंट अथॉरिटी अलग अलग जगह रहता हो तो फिर ये रूल उन पर नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? मतलब
एप्लीकेंट छुट्टी मांगने वाला और कंपटेंट अथॉरिटी स्वीकृत करने वाला। कंपटेंट अथॉरिटी जो कि लीव स्वीकृत करेगा वो एक ही जगह होता हो तो ये वहां पे लागू होगा, दोनों अलग अलग जगह हो तो लागू नहीं होगा। ठीक। दूसरा, छुट्टी देने के कारण अगर वैकेंसी हो गई और ऑफिस सिटिंग करवाना पड़े किसी से रिक्त पदों को भरवाने के लिए, तो फिर उस केस में ये लागू नहीं। और बात, अगर किसी ने आवेदन किया है और उसे जल्दी जाना पड़े, छुट्टी होता है ना, बहुत से लोग CR बना लेते हैं और कुछ भी एडजस्ट करते हैं और पहले निकलने की सोचते हैं। तो उस केस में लिखा है कि आदमी को पहले जो कंपटेंट अथॉरिटी है उससे ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए जाने से पहले कि मेरी छुट्टी स्वीकृत हो गई है। अगर छुट्टी स्वीकृत है तो जाए, उससे पहले नहीं जाए। एक चीज और आगे लिखी है जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि कर्मचारी ने छुट्टी के लिए आवेदन किया और रिसीव करके उसको स्वीकृत करने के लिए कंपटेंट अथॉरिटी को आगे बढ़ा दिया। किसी बाबू ने बढ़ा दिया या डिवीजन का ऑफिसर है जो छुट्टी सैंक्शन करने के लिए ऑथराइज है, सुपरवाइजरों की ज्यादातर करते हैं, तो नीचे से ऑफिस से वहां चली गई है तो ये रिकमेंडेशन होता है कि इसने छुट्टी मांगी है, इसको छुट्टी दी जाए। तो रिकमेंडेशन अगर हो गई है तो जब तक रिवर्स मालूम नहीं चले, रिवर्स मालूम नहीं चले मतलब जब तक आपको ये पता नहीं चले कि छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है। इस चीज में दूसरे अर्थों में अगर बोले कि कर्मचारी को छुट्टी शुरू होने के दिन से पहले, एक दिन पहले, जब तक कोई ये नहीं बताए कि आपकी छुट्टी अस्वीकृत है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। ये लीव रूल में लिखा हुआ है। कोई बताएगा ही नहीं तो हम कब तक बैठेंगे? छुट्टी हमारी शुरू हुई, हम चले गए। तो ये लीव रूल में स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारी की छुट्टी रिकमेंड की गई और इसके रिवर्स अगर मालूम नहीं चला कि छुट्टी आपकी अस्वीकृत है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा कि कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत हो। मैंने बीच में बोला था कंसोलिडेटेड लीव ऑर्डर, अगर चाहे थोड़ी सी मेहनत पड़ती है तो कर सकते हैं। मैं CLI इंचार्ज रहा। मैंने दीपावली के टाइम 2014 से 2016 के बीच में इसको लागू किया था। लोगों को दीपावली पे जाना है तो एडवांस रिजर्वेशन करवा ही लेते हैं, तो जिनको जाना है उनको पता है हमें छुट्टी मांगनी है, तो मैंने पहले ही नोटिस लगवा दिया था कि भाई जिन लोगों ने दीपावली पे जाने का प्रोग्राम बना लिया है घर और वो छुट्टी मांगते हैं तो छुट्टी के लिए आवेदन करें। तो 1 महीने पहले ही मैंने ये नोटिस लॉबी पे लगा दिया था और लोगों ने अप्लाई किया। फिर हमने जो मैंने आपको बताया ये कंडीशन तो ठीक थी, उसमें ये भी लगाया कि जो लोग पिछली दीपावली को गए, जो 2013 में गए, उनको 2014 में छुट्टी नहीं देंगे, जो 2014 में जाएंगे उनको 2015 में नहीं दी जाएगी। या पिछला त्योहार जिसने मनाया उसको अब ये दीपावली के त्योहार को देने के पहले हमें सोचना पड़ेगा। या जिसके बैलेंस में छुट्टी कम है या है ही नहीं है तो उसको भी नहीं देंगे। ये सब थ्योरी लगाई। और मैं आपको बताऊं कि 10 दिन पहले, दीपावली की छुट्टी के 10 दिन पहले लॉबी पे नोटिस लगा देता था कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है। एक बात और थी, मैं 2 साल पूरे इंचार्ज रहा उसमें, कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करता था तो मैं उसको 2 दिन पहले SMS से उसके मोबाइल पे मैसेज भेज देता था कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है। मेरी कोशिश तो ये रही और मैं तो बोलता हूँ 100% में लोगों को छुट्टी स्वीकृत करता था और उनको 2 दिन पहले SMS टेक्स्ट मैसेज करता था कि आपकी छुट्टी स्वीकृत है। तो जहां सोचे कि हमें कर्मचारी को सुविधा देनी है और रेलवे भी चले तो एक सिस्टमेटिक अगर हम करें तो ये संभव भी है, असंभव कुछ नहीं है। रेलवे ने कुछ नियम बनाए तो सोच समझ के बनाए हैं और ये संभव है। तो दोस्तों, आज ये लीव रूल का आपको एक बेसिक मैंने बताया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस किस प्रकार की
लीव होती है और उनको देने में क्या शर्तें होती है और क्या नियम लगेंगे, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं एस टी